आप सबका फेवरेट ब्लू चिप स्टॉक कौन सा है कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के 3 बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। शुरू करते हैं हमारी पहली कंपनी से, जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक टिपिकल मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है इन इट्स ऑपरेशंस। करंटली रिलायंस अलग अलग सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है। उनका सबसे मेन सेगमेंट है ऑयल टू केमिकल्स, जहां से 57% रेवेन्यूज आते हैं। दिस कंप्राइजेस ऑफ थिंग्स लाइक क्रूड ऑयल रिफाइनरी, एक्सट्रैक्शन, पॉलीमर्स एंड इलास्टोमर्स बिजनेस। दूसरा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है रिलायंस रिटेल, जो करंटली कंपनी के लिए एक बहुत मेजर फोकस है। हर एक साल कंपनी यहाँ पर मल्टीपल स्टोर्स ऐड कर रही है, यहाँ से 23% आता है रेवेन्यू का। एंड लास्टली वी हैव डिजिटल सर्विसेज, जहां पर टेलीकॉम जायंट जियो भी आता है, यहाँ से 11% आता है रेवेन्यूज का। यहाँ पर रिलायंस वाईफाई, मोबाइल डेटा, टेलीकॉम सर्विसेज, OTT जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब चलिए ग्रोथ और कुछ की स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। एक्सपेंशन के सेंस में देखें तो 2022 में रिलायंस ने हर दिन ऑन एवरेज 7 नए रिटेल स्टोर्स खोले, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ न्यू स्टोर्स ओपन टू 15,000। जियो ऑन द अदर हैंड पूरे दुनिया का 10% डेटा कंजम्पशन बनाता है। पिछले 5 सालों में रिलायंस के मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं उनका डिजिटल सर्विसेज और रिटेल बिजनेस। अब इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इन्होंने 18% के CAGR का रेवेन्यू ग्रोथ दिया है और उसी के साथ 13% के CAGR का अर्निंग्स ग्रोथ। अगर आप रिलायंस की फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो दे हैव वेरी लिटिल डेट ऑन देयर बैलेंस शीट। इसी के साथ इनके पास 70,000 करोड़ के कैश रिजर्व्स है। बट डज दैट मीन रिलायंस जितनी बड़ी कंपनी रिस्क फ्री है? ऑब्वियसली नॉट। इनफैक्ट बड़ी कंपनीज स्पेशली कॉन्ग्लोमरेट्स में भी एक बड़ी रिस्क होती है ओवर डाइवर्सिफाइंग की। उसी के साथ रिटेल और टेलीकॉम, ये दोनों बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट फैक्टर्स है ऑपरेट करने, जहां से रिलायंस की इतनी अच्छी ग्रोथ आई है। टेलीकॉम सेक्टर में इतने सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा कॉस्ट आउटले होता है। साथ ही रिटेल की बात करें तो वहां पर कंपटीशन और कंज्यूमर्स की चेंजिंग टेस्ट का खतरा होता है। हर दिन आपको रिटेल के किसी भी इंडस्ट्री में नए ब्रांड्स और कॉम्पिटिटर्स आते हुए दिखते हैं। इतनी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाली इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाना बहुत डिफिकल्ट होता है, और ये सारी ग्रोथ करंटली मार्केट मोर और लेस प्राइस इन कर रहा है, क्योंकि रिलायंस का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है ये अपने पिछले 5 सालों के मीडियन प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से ज्यादा है। अब आते हैं हमारे अगले कंपनी की तरफ, जो है HDFC बैंक, जो करंटली भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। HDFC एक ऐसी बैंक है जो प्योरली डोमेस्टिक बिजनेस पर ज्यादा फोकस करती है। इस बैंक के 21,683 आउटलेट्स है फॉर देयर कस्टमर्स। दिस कंप्राइजेस ऑफ ब्रांचेस, ATMs एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स। अब बैंक के लोन मिक्स की बात करें तो 39% लोन्स आते हैं रिटेल कैटेगरी से, 35% आते हैं कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग यानी CRB कैटेगरी से, और फाइनली 26% आते हैं होलसेल लेंडिंग से। पेमेंट्स की स्पेस में करंटली HDFC बैंक एक मार्केट लीडर है। कार्ड्स पे स्पेंड किया गया हर तीसरा रुपया एक HDFC बैंक इशूड इंस्ट्रूमेंट पर होता है। इन्होंने अब तक 3.21 करोड़ डेबिट कार्ड्स और 1.45 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स इशू किए हैं। बैंक कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करती है और कुछ ब्रांड्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करती है टू बूस्ट देयर कार्ड कंजम्पशन। इसीलिए इनका करंटली 50% मार्केट शेयर है इन द इलेक्ट्रॉनिक कार्ड वॉल्यूम्स। डायरेक्ट टैक्सेस के कलेक्शन में भी बैंक की एक मार्केट लीडर पोजीशन है। उसी के साथ मिडिल मार्केट बैंकिंग में 60% का मार्केट शेयर। And in spite of that, HDFC Bank's loan book is extremely conservative. बैंक ने हमेशा से कंजर्वेटिव लेंडिंग की स्ट्रेटेजी फॉलो की है, यानी हमें ग्रो तो करना है लेकिन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क पर। बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 4.2% और कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो 18.9%। बोथ आर वेरी गुड साइंस। बैंक के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो इट इज जस्ट 1.17% और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एट जस्ट 0.32%, जो इंडस्ट्री के वन ऑफ द लोएस्ट फिगर्स में से है। और यहीं पर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो कंजर्वेटिव, HDFC बैंक ने पिछले 5 सालों में सेल्स को 15% के CAGR से और अर्निंग्स को 20% के CAGR से ग्रो किया है। अब चलिए बैंक के कुछ मेजर रिस्क्स की बात करते हैं। सबसे पहला, इट विल फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द अदर 3 प्राइवेट बैंक्स। कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक भी काफी बड़ी हैं विद इनफ रिसोर्सेज टू compete with a bank like HDFC।
यहीं पर दूसरी तरफ यूथ कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने नियो बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स तेजी से ग्रो हो रहे हैं, जो HDFC बैंक के लिए भी एक मेजर कंपटीशन का सोर्स रहेंगे। तो नेचुरली जैसे इंडस्ट्री प्रोलिफरेट करती है, ग्रो करती है, तब नए कॉम्पिटिटर्स आते हैं, जिससे एक एग्जिस्टिंग प्लेयर के अर्निंग्स ग्रोथ पर ड्रैग आ सकती है। अब चलिए आते हैं तीसरे कंपनी की तरफ, जो है TCS। करंटली ये भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है विद अ वैल्यूएशन ऑफ 13.8 लाख करोड़। TCS का बिजनेस है टू हेल्प अदर कंपनीज अचीव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, प्राइमरीली BFSI और कंज्यूमर बिजनेसेस, जहां से 48% आता है रेवेन्यूज का। सरल भाषा में बोलूं तो इसका मतलब होता है एप्पल, गूगल, इंटेल जैसी बड़ी कंपनीज को इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। करंटली इस कंपनी के 50 से भी ज्यादा क्लाइंट्स हैं, जिनसे $100 मिलियन या उससे ज्यादा का बिजनेस आता है, और 100 से भी ज्यादा क्लाइंट्स जिनका मिनिमम टिकट साइज है $50 मिलियन। इन क्लाइंट रिलेशनशिप्स और कंसिस्टेंट इनोवेशन की वजह से TCS इज ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट ROCE कंपनीज इन इंडिया विद अ 3-year एवरेज ऑफ 59%। इनोवेशन की साइड पर यह कंपनी हर साल 1300 करोड़ से भी ज्यादा स्पेंड करती है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर वो इन हाउस प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं फॉर देयर क्लाइंट्स, जैसे TCS बैंक्स जो BFSI सेगमेंट के लिए एक प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, या फिर TCS इग्नियो जो एक ऑटोमेशन सोल्यूशन है, या फिर एडटेक क्लाइंट्स के लिए TCS आयोन। बेसिकली जब एक कंपनी इन हाउस प्रोडक्ट्स डेवलप करती है, उन्हें एक एज मिलती है व्हेन इट कम्स टू रिटेनिंग क्लाइंट्स। अगर TCS के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इस कंपनी का भी डेट रिलेटिवली लो है। पिछले 5 सालों में इन्होंने रेवेन्यू को 13% के एवरेज से और अर्निंग्स को 10% के एवरेज से ग्रो किया है। लेकिन भैया ऑब्वियस सी बात है, बड़ी से बड़ी कंपनी भी रिस्क फ्री नहीं होती। TCS की केस में विप्रो, HCL और इन्फोसिस जैसी कंपनीज भी R&D पे बहुत ज्यादा स्पेंड करती है। इन कंपनीज के भी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं और ये कंपनीज भी कंसिस्टेंटली इनोवेट करती है। इसी के साथ एक और बात आपने बहुत बार सुनी होगी, भारत जो है ना वो दुनिया का IT हब है। लेकिन सैडली ये चीज 20 साल पहले तो काफी ज्यादा सच थी, लेकिन अब जाके ये बदल रहा है। और यही बदलाव IT कंपनीज के लिए इतना अच्छा नहीं होगा अगर वो ट्रांजिशन पर सही से काम ना करें, और इसी की वजह से आगे जाके रेवेन्यू ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है। एनीवे, आपका फेवरेट लार्ज कैप स्टॉक कौन सा है, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने मिला तो एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे भी ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना हो। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.